प्रमुख सुधीर मौर्य जी। तो आज हम सुधीर मौर्य जी से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम सुधीर मौर्य जी से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आज हमारे शो में आपका। जी धन्यवाद। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि पिछले 5 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, उसके पहले 5 सालों से सपा की सरकार थी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बन पाएगी? भाजपा की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बनेगी और काम किया है इसलिए हम जनता के बीच में, और जो काम किया उस काम के दम पे जी हमारी सोच ईमानदार है और काम हमारे दमदार है, इसलिए हमारी एक बार फिर से भाजपा की सरकार है। जी सर, जैसा कि यूपी चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद एक एक करके सब बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं और सपा में जुड़ रहे हैं, तो इसमें बीजेपी का क्या मतलब कि क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब जो भी लोग जा रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि उनका खुद का हित नहीं ठीक हो रहा था, उनके खुद के लाभ उस तरीके से, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है हम व्यक्तिगत लाभ की कोई पार्टी नहीं है। हम समाज हित की बात करते हैं, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, हम जनहित की बात करते हैं, हम व्यक्ति हित की बात नहीं करते। जिनको लगता है मेरा हित नहीं है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वहां पे उन्होंने समाज की सेवा नहीं कर पाए। जो हमारी विपक्षी पार्टियों से बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी पे है, उनको लगता है कि जो सामाजिक व्यक्ति था, जो नेता जो होता है वो समाज के लिए होता है। वो दूसरी विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता जो हमारे पास आए होंगे उनको लगता होगा वहां पे हमने समाज का काम नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, राष्ट्र हित के बारे में सोचती है, समाज हित के बारे में सोचती है, इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। तो जो व्यक्ति हित की बात करता होगा वो भाजपा में नहीं रह सकता। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ सपा में जुड़ गए हैं, और मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि जो मौर्य समाज के वोट हैं वो बीजेपी से छटक जाएंगे, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े कद्दावर नेता हैं, राजनीतिक अनुभव है, कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। उनके राजनीतिक स्तर को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन कोई ये कहे कि मेरी वजह से फला बिरादरी चली जाएगी, फला के जाने से फला बिरादरी चली जाएगी, ऐसा नहीं है। आप बताइए, क्या 100% यादव सपा को वोट करता है? क्या कभी नहीं कर सकता। वो अखिलेश यादव भी कहते हैं 100% यादव हमको वोट नहीं करता है। तो निश्चित तौर पे ये नहीं हो सकता कि किसी मौर्य के जाने से, या स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा में थे तो बसपा में उनका एक अच्छा कद था और दूसरे नंबर के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने सोचा, मैं उनकी स्पीचेस सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी के दर्द के कारण, माननीय मोदी जी को जब मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा तो माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि मैं एक बैकवर्ड जात का हूं, इसलिए मुझे नीच कहा जाता है, इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन किया था। ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के शब्द हैं। आपको जब उनकी डिबेट हो रहा था, जब उन्होंने छोड़ा तो ये बात कही थी। तो आज भी कांग्रेस वाले लोग तो आज भी मोदी जी को नीच ही तमाम तरह की गालियों से नवाजते हैं। तो आज कैसे उनका मन बदल गया? मन परिवर्तन उनका हुआ है। निश्चित तौर पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी, और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब व्यक्तिगत हो जाती हैं तो फिर दल विशेष की कोई बात नहीं होती है। और रहा सवाल कि किसी के जाने से कौन असर पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे असर पड़ेगा तो हम उसको देखेंगे। निश्चित तौर पे हम जब समाज हित की बात करते हैं तो जात हित की बात नहीं करते। आपके हिसाब से 2022 के स्थानीय मुद्दे क्या होने चाहिए? 2022 का स्थानीय मुद्दे हमारे वही हैं जो हमने काम किया है। जैसे हमने गरीबी पे काम किया, हमने राष्ट्र सेवा की बात की। आप ये बताइए, आप 2022 पे जा रहे हैं, हम 2017 के पहले आपको ले जाना चाहते हैं। जब 12 से 17 में सपा की सरकार थी तो क्या हालात थे प्रदेश के? हालात ये थे कि शाम को व्यापारी अगर दुकान बंद करके घर जाता था तो पैसे से घर पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। व्यापारियों की हत्याएं होती थी, बहन बेटियां स्कूल नहीं जा सकती थी, कॉलेज नहीं जा, कोचिंग नहीं जा सकती थी, इसलिए कि सकुशल घर वापस आ पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। गुंडे माफिया एक छत्र राज था, गरीबों की जमीन कब्जा कर लेना, जमीन खरीद लेना, पैसे न देना, पैसा मांगे तो उसकी हत्या कर देना। ये 12 से 17 के बीच में एकदम चरम पे था। उसी का आक्रोश था कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, तो वह आक्रोश आज भी आप जानिए। अपराधियों के ऊपर क्या हालात हैं आप जान सकते हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस टाइप के जितने भी गुंडे माफिया हैं, आजम खान, इनकी क्या हालात है। ये ऐसे लोग तो चाह ही रहे हैं कि भाजपा की सरकार चली जाए, फिर से माफिया राज स्थापित हो जाए। अगर समाज ये चाहता होगा कि माफिया राज स्थापित हो जाए तो भाजपा की सरकार नहीं बनाएगा। लेकिन कोई भी आज की डेट में आप व्यक्ति से आप संपर्क, डोर टू डोर आप संपर्क करेंगे तो वह यही चाहेगा कि हम
न्याय चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पे आगे बढ़े। हमको जो हमने 22 के मुद्दे भी हमारे वही हैं, जहां पे हमने काम जो शुरू किए थे, जिस पे हमने काम किया है, जो काम हमने किया है अच्छा किया है। कोविड काल में आप सब जानते हैं कि विपक्षी पार्टियां घर से नहीं निकलती थी, उनके कार्यकर्ता घर में बंद रहते, डर था, उनके राष्ट्रीय नेता हो चाहे प्रदेश के नेता हो, डर अगर कोविड हो जाएगा कहीं हमको ना कोविड हो जाए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सड़क पर चलने वाले एक एक लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, जितनी सब कुछ किया भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। तो वह जो हमने काम किया वो जमीन पे काम किया। तो जमीन पे काम करने वाला व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम करती है और हमने जो कहा है सो किया है। उस पर भी जब अगर पूछेंगे तो मैं उस पर बताऊंगा कि हमने क्या कहा क्या नहीं किया। और ये विपक्षी पार्टियां, उनके पास मुद्दे क्या है, वो अपने मुद्दे तो बताएं हमारे पास क्या है। भाजपा क्यों नहीं आएगी ये एक मुद्दा बता दें। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो हमारे पास तमाम मुद्दे जमीनी मुद्दे हैं। जो हमने काम किया था वो आगे बढ़ रहा था, अब उसी काम को और प्रगति से, तेजी के विकास से और आगे ले जाएंगे, ये हमारा मुद्दा है। जैसा कि सबका कहना है कि बीजेपी की सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है और सिलेंडर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं ऐसा मुझे तो नहीं लगता। देखिए महंगाई आप कह रहे हैं, जो विकास होता है, आप किसी भी देश को लेंगे तो विकास एक बहुत प्रमुख मुद्दा होता है। हम सब जानते हैं, हम अपने व्यक्तिगत रूप में लेंगे, अगर एक व्यक्ति अपने ऊपर ही ले, तो जब हम आज से 10 साल पहले थे तो हमारे खर्चे कम रहे होंगे। जब आप क्षेत्र में निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो खर्चे स्वाभाविक बात से बढ़ते हैं। अगर हम विकास कर रहे हैं, विकास में हम धन का सही जगह उपयोग कर रहे हैं, तो हम उसको महंगाई कह रहे हैं। महंगाई इसको नहीं कहते हैं। आप सिलेंडर की बात की आपने, हम सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं, इसको नहीं बताया आपने। हम सिलेंडर मुफ्त में भी दे रहे हैं, गरीबों को हमने मुफ्त में सिलेंडर, गरीबों को हमने मुफ्त में वो दिया, हमने कनेक्शन दिए। 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन किसने दिया? कोई सोच सकता है? कितने लोगों को हमने शौचालय मुफ्त दिया? एक उच्च पदस्थ बैठा प्रधानमंत्री, कभी कोई सोच सकता था क्या कि हम गांव में, गरीब में, मजदूरों को उनके घर घर तक शौचालय पहुंचाएं? आज देश आजाद हुए 75 साल हो गए, हम 75 साल में 15 साल निकाल दें तो लगभग कांग्रेस या कांग्रेस से समर्थित लोगों की सरकार है। तो ऐसा तो कभी नहीं सोचा। महंगाई एक विकास को आगे ले जाने की महंगाई नहीं है। महंगाई उन्हीं को दिखती है जिन्होंने कुछ किया नहीं। जब व्यक्ति काम करता है, नौकरी करते हैं, तो हम महंगाई भत्ता भी तो हमारी सरकार देती है, हमने सब कुछ दिया है। महंगाई कहीं नहीं है, महंगाई उनको दिखती है जिनको मुफ्त का चाहिए, जिन्होंने काम नहीं कुछ करना है, उनको महंगाई दिखती है। और महंगाई अखिलेश यादव को ज्यादा दिखती होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने गरीबी देखी नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला व्यक्ति अगर कहे कि गरीबी महंगाई है, तो उसे क्या आप कल्पना कर सकते हैं। और राहुल गांधी से अगर कोई महंगाई की बात करे, महंगाई की एक मैं आपको 2 मिनट में आपको कही तो मैं बताऊं। देश आजाद हुआ 1947 में, देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका पहला वक्तव्य था, इस देश से गरीबी को मैं हटाऊंगा और देश को खुशहाली पे ले जाऊंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी गरीबी दूर कर ली। उनके कपड़े इंग्लैंड में धुलने जाते थे और भारत का एक एक व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया। उसके बाद आती है इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री बनती है, उन्हीं के परिवार। उनका भी नारा यही रहा कि देश की गरीबी मैं दूर करूं, लेकिन देश की गरीबी नहीं दूर हुई। और उनके बेटे राजीव गांधी, संजय गांधी इटली में जाकर के शादी कर लेते हैं, अपनी गरीबी दूर कर लेते हैं, लेकिन देश की गरीबी नहीं दूर होती। फिर बनते हैं उन्हीं के बेटे प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी जी। उनका भी स्टेटमेंट क्या था, हम देश की गरीबी दूर करें, लेकिन देश की गरीबी नहीं दूर हुई। उनके बेटे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा, उनकी गरीबी दूर हो जाती है। आप बताइए, ये जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी तक सबने यही कहा कि देश की गरीबी दूर करेंगे। उन्होंने अपनी गरीबी दूर कर ली, लेकिन देश की गरीबी और बदहाली नहीं दूर किया। तो ऐसे लोगों से गरीबी की क्या बात करें? उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले तमाम विपक्षी के लोग हैं। आप अभी उसमें ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, खिंच जाएगा, लेकिन मैं आप गरीबी की बात करेंगे तो गरीबी किसी ने नहीं दूर किया। गरीबों के बारे में अगर सोचा है किसी ने, से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है।
गरीबों को क्या जरूरत है, गरीबों की क्या आवश्यकता है, गरीब कैसे आगे बढ़ सकता है, उसको कैसे हम समाज में और आगे ले जा सकते हैं। अगर किसी ने सोचा है, इस देश को आजादी के बाद से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है, और उसी विकास की गाथा को इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ा रही है। ये आपको धरातल पे दिखेगा। जैसा कि आचार संहिता लागू हो गया है और पोस्टर, बैनर, रैलियां सब बंद हो गई हैं, तो क्या इससे चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम वर्चुअल, हम तो चाहते हैं, राजनीति है कि हम लोगों के पास जा सकें, लेकिन कोविड का एक प्रकोप है, देश में तमाम लोगों के साथ कोविड का झेल रहा है। अभी कोविड को हम 2 साल से देख रहे हैं, तो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, उसकी गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है। लेकिन एक चुनावी संस्था है, चुनाव आयोग ने कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, तो उसके जो दिशा निर्देश हैं, जैसे वर्चुअल उन्होंने कहा है हम वर्चुअल बात करेंगे। मैं आपके सामने आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये जो तमाम लोग देखेंगे यही वर्चुअल रैली है। अगर हमारी बातों से लोग संतुष्ट होंगे, हमारी पार्टी को वोट करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे। तो वैसे आज वर्चुअल सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि कोविड से बचाना भी है और संसाधनों को चलाना भी है और संस्थाओं को भी चलाना है। देश हमारा सुरक्षित रहे, कोविड से बचना चाहिए। तो निश्चित तौर पे असर तो है, हम लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं, हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इस बात का दर्द है राजनीतिक पार्टियों ने लगे। लेकिन हमारा प्रथम कर्तव्य यह बनता है कि हम अपने व्यक्ति, अपने समाज को, अपने लोगों को, देश में रहने वाले लोगों को किसी महामारी से बचाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए वर्चुअल जितना हो सकेगा हम सब करें। आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारी है? हम पूरे तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है उसको तैयारी करनी नहीं पड़ती। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। मैं संघ का प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ। मैं संघ में प्रशिक्षण प्राप्त किया हूँ, और संघ का प्रशिक्षित कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी में काम करता है तो वो तैयारी नहीं करता, उसकी तैयारी हमेशा रहती है। हमारा झोला तैयार रहता है, हमको आदेश की जरूरत रहती है, हमें जो दिशा निर्देश मिलते हैं उस जगह पे हम अपना झोला टांग के चल देते हैं और वह करके पूर्ण करके आते हैं जो हमें दिशा निर्देश मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में लाए हुए लोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में आए हुए लोग हैं। जो लाए हुए लोग होते हैं वो भाग जाते हैं, और जो खुद आए हुए लोग होते हैं वो कभी मातृ संस्था को छोड़ के नहीं जाते। जैसा कि आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, तो इसमें आपका क्या अनुभव रहा है? मेरा अनुभव रहा है, राजनीति जो होती है लोगों के साथ मिलने का, लोगों की सेवा करने का एक अच्छा माध्यम है। राजनीति मैंने इसलिए नहीं की कि मैं अपना विकास करूं, राजनीति का मैंने इसलिए की है कि मैं जनता के बीच में उनको जिस चीज का लाभ सरकार देती है हम उनको गरीबों तक, उनके लोगों तक पहुंचाएं। मैं आप मवामा ब्लॉक का मैं ब्लॉक प्रमुख रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2016 में ब्लॉक प्रमुख बना। समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्लॉक प्रमुख बनना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि गुंडे माफिया इतने हावी थे कि हमको पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा था। सपा की सरकार में भाजपा से कोई पर्चा भर ले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैं सपा की सरकार में भारतीय जनता पार्टी से कई मंडलों में मैं अकेले चुनाव जीता। वह ब्लॉक उत्तर प्रदेश के लगभग 400वें नंबर पे था। विकास के योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में वो 400वें नंबर पे था। मैं अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का प्रथम ब्लॉक बनाया हूं, उसको योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में, उसके लिए मुझे भारत सरकार से अवार्ड मिला है। तो राजनीति एक सेवा का माध्यम हो सकता है, राजनीति अपने लिए नहीं होती है। जब आप राजनीति में करने के लिए उतरते हैं तो कुछ भी करने सकते हैं। हम लोगों ने ठंडी में, गर्मी में, बरसात में कैसे दिव्यांगों को, वृद्धजनों को हमने समूह बनाए। इस जनपद में मैंने सबसे पहले समूह का गठन कराया अपने ब्लॉक से। आज उस समूह को पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी यहाँ पे आपने देखा होगा संगम पे समूह की महिलाओं को बुला करके उन्हें सम्मानित किया। तो मवाना का ब्लॉक पहला था जिसको अपनाया था कि समूह के माध्यम से महिलाओं को घर घर तक रोजगार देना। ये हमारा ब्लॉक रोल मॉडल बना, लोग आके देखते थे। हमने काम किया, हमने गरीब कन्याओं की शादी की, हमने लोगों को शौचालय दिए, लोगों को आवास दिए, लोगों को लाभार्थी कंबल वितरण किया। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो लाभार्थियों तक अगर पहुंचाई जाए तो निश्चित तौर पर सरकार को कभी कोई बुरा नहीं करेगा। राजीव गांधी जी का एक वक्तव्य मैं आपको याद दिलाता हूं। उस समय वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक टीवी डिबेट में, इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि केंद्र की सरकार जब 1 रुपया देती है तो लाभार्थियों तक 15 पैसे पहुंचता था, यानी 85 पैसा उनके डकार जाते थे। कौन? जो कांग्रेस के बिचौलिए होते थे, जो दलाल होते थे, वो डकार जाते थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा एक सिस्टम बनाया
कि हम लाभार्थियों के खाते तक पूर्ण रूप से पैसा उन्हीं के खाते में देंगे। यहाँ बिचौलिए का कोई काम नहीं। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा प्रबंध तंत्र है, यहाँ बिचौलिए का कोई काम नहीं। हम बिचौलियों पे भरोसा नहीं करते, हम डायरेक्ट जनता से संवाद करते हैं, हम डायरेक्ट जनता के संपर्क में रहते हैं। तो हम राजीव गांधी की तरीके से नहीं कहते कि हम 15 पैसा उनको मिलेगा, 85 पैसा मेरे दलालों को मिलेगा। हम कहते हैं 1 रुपया देंगे, 1 रुपया का 1 रुपया लाभार्थी के खाते में जाएगा। यह हमारी पारदर्शिता है। तो अंत में आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी जनता है, मैं जनता जनार्दन से ये कहना चाहता हूँ, जनता हमेशा राजनीति में जनार्दन होती है और ये राजनीति में हमेशा देखा गया है कि जिसके साथ जनता उसी की सरकार। और मैं नहीं जानता कि दुनिया में इस समय दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई नेता है जिसके पीछे पूरी दुनिया चलती है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। आपको एक चुनाव अभी अमेरिका का मैं याद दिलाता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने खुद एक यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होके वहां पे अपने चुनाव में उन्होंने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। ये वहां के राष्ट्रपति ने दिया था। किससे? ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कही बात कि अब की बार भाजपा मोदी सरकार। तो ये हम दर्शाता है कि दुनिया में हमारा नेता कितना शक्तिशाली है। तो प्रधानमंत्री जी के शक्तिशाली नेतृत्व में, योगी जी के शक्तिशाली प्रबंध तंत्र में और योगी जी द्वारा चलाई गई इस प्रदेश के तमाम लोगों को, 23 करोड़ जनता को खुशहाल रखना और भारत की 80% जनता को मुफ्त में अनाज देना, लगभग सभी को संसाधन मिले, सबको पक्का मकान मिले, सबको रोजगार मिले। अगर यह कोई सोच सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक विजन है, जो नेता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं, मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा, लेकिन देश को प्रगति के पथ पे करके जाऊंगा। उसी तरीके से इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा कि मेरे पास भी खोने को कुछ नहीं है, जो भी कुछ मेरे पास है प्रदेश की जनता को विकास करने के लिए, प्रदेश को प्रगति के पथ पे ले जाने के लिए हम काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी और 22 से 27 में उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे विकसित प्रदेश बनेगा। ये मैं सबको आश्वस्त करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रखर आवाज शो में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपका इंटरव्यू दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।